हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का पढ़ ले नीट चैनल पर। सो माय नेम इज याक्षु, योर केमिस्ट्री टीचर। सो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम तो क्रैक करना ही होगा। बट इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सही प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपने पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लो बिना कोई मिस्टेक किए। तो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी बातें मैं बताऊंगी सब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड एक पेज पे बस वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लेना। अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप श्योरली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम 15 लाख बच्चे हर साल देते हैं और इनमें से बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर बहुत कम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ मेहनत करना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की क्लास के अंदर डिस्कस करूँगी, आज के सेशन के अंदर डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली बात, अब मान लीजिए आप 11th में है या मान लीजिए आप 12th में है, ठीक है। तो जो 12th में है उनके पास सिर्फ 1 साल बचा है, जो 11th में है उनके पास 2 साल बचे हैं, ठीक है। तो कभी भी ना अपने माइंड में ये बात मत लाना कि यार नीट के एग्ज़ाम को मैं 2 से 3 महीने पढ़ के या 1 महीना पढ़ के या 2 से 3 महीने पढ़ के मैं क्रैक कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जो बच्चे होते हैं ना, वो इवन 9th क्लास से 10th क्लास से जिनका डॉक्टर बनने का सपना होता है, वो तभी से मेहनत करना चालू कर देते हैं। तो आप सोचो कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि 2 से 3 महीने में पढ़ के आप अपना नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ को अपनी माइंड में कभी भी नहीं लाना। जो 12th में है उनके पास 1 साल है, इस 1 साल में उन्हें बहुत लग के मेहनत करनी होगी, तभी वो एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। और जो 11th में है उनके पास 2 साल है। लेकिन ऐसा मत सोचना कभी भी कि मेरे पास 2 साल है, सफिशिएंट है, मैं 2 साल में आराम से पढ़ाई करके कर लूँगा। नहीं, आपके लिए आपका जो टाइम है हर दिन आपके लिए कीमती है। सो सबसे पहली बात मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा मत सोचना, इस बात को आपको दिमाग में लाना ही नहीं है कि मैं लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी। अगर ऐसा सोचोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। पहली बात बेटा ये, ठीक है। तो आज से अभी से आपको अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से चालू करनी है, तभी बेटा आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दूसरी बात बेटा मैं अगर बोलूँ तो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन मेहनत तो सारे करते हैं ना, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो टॉपर बन पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने के साथ साथ, हार्ड वर्क करने के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम स्मार्ट वर्क से क्या मतलब है आपका? तो बेटा स्मार्ट वर्क से मतलब ये है कि हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं। जैसे मान लो मुझे एक टॉपिक है, वो टॉपिक मुझे पसंद आया तो मैं उसको 10 जगह से पढ़ने लग गई, जबकि उसको 10 जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी ना उसको ज़रूरत। अगर मैं उस टॉपिक को सिर्फ NCERT से पढ़ लेती या फिर किसी एक छोटी मोटी रेफरेंस बुक से पढ़ लेती तो ही मेरा काम हो जाता, है ना। सो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है कि किस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको जानना है कि किस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो, एक चैप्टर को 10 जगह से पढ़ रहे हो, बेटा उसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। मेहनत करो, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ है जो कि आपको आपके नीट के एग्ज़ाम तक पहुंचा पाएगी, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगी, ठीक है। सो मेहनत करें, बट मेहनत को भी सही डायरेक्शन में करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आज आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आपके पास हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप कोई पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उस पहले चैप्टर का आपके पास कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया भर की बुक्स खरीद रखी है और फिर दुनिया भर की बुक्स से ही आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको गाइडेंस मिल पाएगी, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और हर चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। लाइक अगर आपके पास 2 साल है तो आप अभी 11th में हो, तो आप पूरा 11th का टाइम टेबल अपना मैनेज करके चलो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
अंदर मुझे 11th का सिलेबस अपना ख़त्म करना है एंड अगले 2 महीने में उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे पूरी 11th की प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में जाके चीज़ों की प्लानिंग करेंगे बेटा, हमें जो प्लानिंग है अपनी वो आज से और अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 12th में हो तो आपके पास सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है, सो 1 साल भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 12 मंथ्स भी नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स बचे हुए हैं। तो इन 10 मंथ्स के अंदर किस तरीके से आपको विद इन 4 to 5 मंथ्स आपकी 11th कंप्लीट करनी है और बाकी के बचे हुए 4 to 5 मंथ्स में आपकी 12th कंप्लीट करनी है, ये आपको अभी से प्लान करना होगा। ठीक है, अगर आप अभी से प्लान नहीं करोगे तो आप चूक जाओगे अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से उसके लिए पढ़ने में। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ मस्ट। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की प्लानिंग कि मुझे इस टाइम तक सिलेबस कवर अप करना है या मुझे ये करना है, बेटा हर चीज़ के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्या, जैसे कि मान लीजिए आप खेलने जा रहे हो, है ना, तो खेलने गए आप 3 घंटे खेल के आए, ठीक है, खेलना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी होती है लाइफ में, बट मान लो 3 घंटे खेल के आए, फिर 3 घंटे खेलने के आने के बाद आप इतना ज़्यादा थक गए कि आप पढ़ाई कर ही नहीं पाए, तो इस चीज़ की भी प्लानिंग ज़रूरी है कि मैं अगर खेलने जाऊंगा तो 1 घंटा खेलने के लिए जाऊंगा, ठीक है, 1 घंटा रेस्ट करूंगा, मेरी एनर्जी वापस से रीगेन हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग सिर्फ पढ़ाई में ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। आपका टाइम टेबल फर्स्ट डे से मेंटेन होना चाहिए, है ना। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस टाइम टेबल को मॉडिफाई भी करो डेली बेसिस पे, है ना। किसी स्कूल टाइमिंग में चेंज आ गए या फिर जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ में चेंज आए, है ना, कोचिंग के टाइमिंग्स में चेंज आए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, है ना। सो इसीलिए बेटा प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के सिलेबस की हो, चाहे वो आपकी डेली रूटीन की प्लानिंग हो, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जो 1 साल वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है, जो 2023 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तीसरी बात, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, है ना। कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा जुनून होता है कि वो हमेशा ही बस पढ़ते रहते हैं। और पता है क्या, अगर हमेशा ही पढ़ते रहोगे ना तो एक टाइम पे सैचुरेशन तो आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा एंजॉय तो कर लेता हूँ। तो इसीलिए लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा सा टाइम एंजॉयमेंट के लिए निकालना है, थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन ही पढ़ते रहोगे ना तो एक टाइम पे आपका माइंड थक जाएगा, आप सैचुरेट हो जाओगे। बट अगर आप साथ साथ थोड़ा एन्जॉय भी करते हो तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बेटर होता है ना। मतलब आप जो भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस लाइफ में आपको बैलेंस ज़रूर बना के रखना है। तीसरी बात क्या होता है, एक सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो बेटा ये है कि जैसे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप अपनी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें एनसीईआरटी के अलावा कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली वो एक्स्ट्रा चीज़ों को ही पढ़ते रहते हैं, वो इवन एनसीईआरटी पे ध्यान ही नहीं देते, है ना। वो क्या करते हैं, बस एक्स्ट्रा चीज़ों को ही पढ़ते रहते हैं, वो एनसीईआरटी एंड तक, फिर एंड में जाके सोचते हैं कि चल यार एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। आपको ये गलती नहीं करनी। आपने मेहनत तो बहुत करी, अगेन वही बात, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करी। बेटा सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई बुक नहीं। डे 1 से आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की, एनसीईआरटी को रीड करने की आदत डालनी है। चाहे वो बायोलॉजी की हो, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स की भी जनरली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी और रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले ना बेटा एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये गलती मत कर देना कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ते रहो और आप एनसीईआरटी को पढ़ नहीं रहे, और पता लग रहा है कि बायोलॉजी के 90 में से 80 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं, है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानना है और आपकी स्टडी टेबल पे वो हमेशा रखी हुई होनी चाहिए, ताकि रात को सोने से पहले एनसीईआरटी के 2 पेज ज़रूर पढ़ के सोने हैं, जो भी आज पढ़ा है उनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं तो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, आपकी वीकनेस क्या है, उस चीज़ को शुरुआत से ही पहचानना है। लाइक बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स की वीकनेस होती है फिजिक्स, ठीक है, कुछ की केमिस्ट्री भी होती है, बट फिजिक्स उनको थोड़ा सा मुश्किल लगती है। ठीक है, बट ये चीज़ अगर आप माइंड में रखोगे ना तो बेटा आपको हमेशा ही मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि मेरा स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है और मेरी वीकनेस कहाँ पे आ रही है, और खुद को एनालाइज करो और उस वीकनेस को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करो।
अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, ठीक है, तो वो वीकनेस हमेशा ही वीकनेस बन के रह जाएगी, ठीक है। एक टॉपर के बारे में सोचो, कैसे उसके फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस बनने ही नहीं देता। वो टाइम के साथ साथ खुद को एनालाइज करता है और अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो आपको भी ऐसा करना है। अब आप सोचोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी वीकनेस क्या है? तो उसके लिए बेटा आपको टेस्ट देने होंगे हर मंथ, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दो। जो भी आपने पूरे महीने में पढ़ाई की है उनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट के जब आप मार्क्स देखोगे तो ही जब आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा हुआ था फिर भी आपने गलत कर दिया, या फिर कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो उसी मॉक टेस्ट से ही आप खुद को एनालाइज करोगे और बस वही से आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेस को, और ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ्स के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, स्ट्रेंथ्स पे ध्यान रखना है कि वो हमेशा ही आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही टॉप पे रहे। कभी भी उसको एक मतलब ऐसा नहीं करना कि उस पर थोड़ा कम ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं, लेकिन हमेशा जो भी आपका वीक पार्ट है, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, डेली बेसिस पे आपको उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेट टारगेट्स। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपके पास एक हमेशा टारगेट सेट होने चाहिए कि लाइक आज के दिन में मुझे ये 2 चैप्टर अपने बालाजी के कंप्लीट करने हैं, या ये 1 चैप्टर मुझे अपना केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है। जब आप टारगेट बेसिस पे स्टडी करोगे, इवन ऐसा होता है, मतलब मैं तो ऐसा करती थी, मेरे वीकली टारगेट्स होते थे कि इस वीक में मुझे ये सब कुछ कवर अप करना है, तो मतलब करना है। तो जब भी बेटा आप टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे ना, तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक टॉपर हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी करता है कि आज मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी बेटा आपको करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, आजकल के टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हमें सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, हमें दोस्तों से जो एंजॉय कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो बेटा आपको हर तरीके की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। सोशल मीडिया चलाओ, यूट्यूब देखो, गाइडेंस सेशन लो, लेकिन कब लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्री टाइम में। जब आपने थोड़ा सा रेस्ट का सोचा है, उस टाइम पे आप सोशल मीडिया देख सकते हो, आप यूट्यूब देख सकते हो, ठीक है, गाइडेंस सेशंस आप उस पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन ही तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, क्योंकि बेटा ये वक्त जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये अब बीत गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, तो आपके हाथ में बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी बुक और एक आपका पेन। नो मोबाइल फ़ोन, कुछ भी मोबाइल फ़ोन इवन आपके रूम तक में भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको किसी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और हाँ, एक और बात यहाँ पे आती है कि सेल्फ स्टडी बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप टीचर से पढ़ लोगे, आप यूट्यूब पे टीचर का लेक्चर सुन लोगे, बट जब तक बेटा आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, है ना, तब तक वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से नहीं बैठेगी। टीचर के बताने पर 70% बैठ जाएगी, बट उसको 100% तक ले जाने के लिए आपके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वही बात बोल रही हूँ, जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो अपने रूम में 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी बुक्स और एक आपका पेन। नो मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, यूट्यूब का इस्तेमाल करो, लेकिन कब? जब आपका फ्री टाइम है, जब आपको लगता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, आप थोड़ा सीख लेते हैं, जैसे कि मुझसे सीख लेते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बेटा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है यार, है ना। एक दिन पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर गया, सोचा कि यार सुबह 4-5 बजे तक पढ़ता हूँ आराम से, पता लगा कि अगले दिन तो उठा ही नहीं गया, है ना, सोते रह गए, तो वही चीज़ वहाँ पे बैलेंस हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि यार एक दिन पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ते रहे और पूरी रात बीत गई और फिर पता लगा कि अगला दिन पढ़ ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, है ना, सोने का, उठने का, और वही रूटीन अगर आप पूरे 2 साल तक, पूरे 1 साल तक अपनाओगे ना, ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता तुमको, ठीक है। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। तभी मैंने बोला पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी बेटा आपके लिए ज़रूरी है, और अच्छा खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो तबीयत ख़राब हो जाती है तो यार 2-3 दिन तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, है ना। उसके बाद खुद से कम्पीट करना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार दूसरों को देख रहे हो कि यार उसके मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, नहीं, उससे तो ये चीज़ हो जाती है, मुझसे क्यों नहीं होती। उससे कम्पीट नहीं करना, खुद से कम्पीट करना है कि यार अगर कल मुझे ये चीज़ नहीं आ रही थी या कल मुझसे ये नहीं हो रहा, तो क्या आज मैं उसको कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, है ना। तो खुद से कम्पीट करना सीखो। जिस दिन तुमने खुद से कम्पीट करना चालू कर दिया ना, तो उसी दिन बस काम हो जाएगा,
ठीक है ना। तो खुद सोचो कि यार मुझे डेली बेसिस पे कैसे इंप्रूव करना है। तुम्हें पता है मैं क्या करती थी, मैं एक छोटी सी डायरी बना रखी थी, अभी भी इवन मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे लिखती हूँ कि आज मुझ में ये इंप्रूवमेंट आई, आज मुझ में ये इंप्रूवमेंट आई, ठीक है। तो इसीलिए खुद से कम्पीट करना सीखो, और ये आदतें अगर अभी से तुम अपनाओगे, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए हमें सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि यही 2 साल की मेहनत है, ठीक है। तो जब जब खुद से कम्पीट करोगे ना, तो खुद को इम्प्रूव होते हुए तुम डेली बेसिस पे देखोगे, और बस यही चीज़ तुम्हें नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में नहीं रोक सकती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी है, बायोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्योरी है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम बस थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हो बेटा, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गलती जो है तुम्हें आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपके जो MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, इट इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन द थ्योरी पार्ट। जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। आपने जो पढ़ा है, क्या आप उन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है MCQ प्रैक्टिस इज वेरी 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 ग्रेटर देन द थ्योरी पार्ट। थ्योरी ज़रूरी है, बट उस थ्योरी को याद रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमने जो पढ़ा भी है वो सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो इसीलिए बेटा थ्योरी पढ़ो, 2 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप 3 घंटे MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप 5 घंटे थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हो लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप गलत राह पे हो। तो आज इसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि MCQ प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द थ्योरी पार्ट, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा, उसी से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। और एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चाहे बायोलॉजी की, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, तीनों बुक्स आपके पास फ्रॉम द डे 1 होनी चाहिए। वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आपके नीट में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं बेटा जो एक नीट एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी होती है, और इन्हीं सारी बातों को अगर वो ध्यान में रखता है तो वो पहले अटेम्प्ट में अपना नीट का एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों को ना बस एक पेज पे नोट करके अपनी दीवार पे चिपका लेना, और इन सारी बातों को ध्यान रखना। थोड़े टाइम में जब सब बातें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी और तुम इस तरीके से पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे, एक टॉपर भी यही सारी बातों को फॉलो करता है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ का भी ऐसा मत करना कि यार बायो पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं आ रही तो उसको पढ़ ही नहीं रहे। बेटा नहीं, पेपर में तो तीनों चीज़ें आएंगी ना, है ना। पेपर में करनी तो हमको फिजिक्स भी है, तो ऐसा मत करना कि जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया, नहीं करना। एक टॉपर तभी बनता है क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता है ना। वही मैंने बोला, अपनी वीकनेस को वीकनेस नहीं रहना, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, 10 जगह से नहीं पढ़ना, एक ही जगह पे फोकस करना है, एक ही मटेरियल है जो आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले NCERT पढ़नी है, ठीक है। आई होप बेटा आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी मेहनत और पढ़ाई शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।